Namaskar, Suprabhat. Welcome back once again on this online and offline class of ISC. This is the class for IR and we are studying the Indo-Nepal relations. तो कल आप लोग क्लास में उपस्थित थे सभी लोग और आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने IR का नया चैप्टर, अब हम सीधा कहां पहुंच गए हैं, भारत और भारत के पड़ोसी देश। भारत और भारत के पड़ोसी देशों में हमने सबसे पहले जिस देश के साथ अपने संबंधों को स्टार्ट किया, दैट इज नेपाल। नेपाल देश की हम बात कर रहे थे। नेपाल जो कि भारत का एकदम निकटतम पड़ोसी देश है, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें लिखी भी, बहुत सारी बातें समझी भी और जानी भी। आप लोग एक बार उसको रिवाइज कीजिए, क्या क्या हमने नेपाल के बारे में पढ़ा। मसलन नेपाल का क्षेत्रफल, नेपाल की स्थिति, नेपाल में कौन कौन से संप्रदाय के लोग रहते हैं, बहुसंख्यक आबादी किस धर्म का जो है पालन करती है। इसके अलावा नेपाल जो है हिमालय देशों के अंतर्गत आता है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका हमारे लिए महत्व है। ये सारी बातों को एक बार फटाफट से रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए, जब तक कि और बच्चे भी जुड़ते हैं फटाफट से। भारत नेपाल संबंध, इंडो नेपाल रिलेशंस। तो हम लोग ये देख रहे थे कि नेपाल का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से कम है, छोटा है। यानी उत्तराखंड का लगभग नेपाल जो है तिगुना है। उत्तराखंड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो उतना लगभग नेपाल का, लगभग बोलते हैं, उतना एरिया है। और नेपाल की जो आबादी है वो भी लगभग कितनी है, 3 करोड़। उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ से थोड़ा ही ऊपर थी 2011 के सेंसस में, और अब जो है नेपाल की आबादी वो कितनी है, 3 करोड़। तो 3 करोड़ की आबादी लगभग, यानी कि क्षेत्रफल में भी 3 गुना और आबादी भी आप देखो तो नेपाल की कितनी, हमसे तिगुना। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत छोटी आबादी नेपाल की, क्योंकि भारत की आबादी कितनी है, 100, अगर 2011 के आंकड़े देखो तो 121 करोड़, और अब देखो तो 140 करोड़ के आसपास, और नेपाल की आबादी 3 करोड़ से थोड़ा ही ऊपर है। तो ये आप समझिए बहुत कम आबादी है, तो भी नेपाल का एक बहुत विशेष महत्व है भारत के लिए, क्योंकि आबादी कम हो ज्यादा हो, क्षेत्रफल कम हो ज्यादा हो, किसी भी देश की स्थिति, वहां के संसाधन, वहां का समाज, वहां के लोग, ये सब चीजें प्रभाव डालती हैं एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध में। तो हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल की। आप जानते हैं ये नेपाल का झंडा है। नेपाल का मैंने बताया था आपको झंडा, जैसे अन्य देशों के आपको ध्वज दिखेंगे इस प्रकार से दिखेंगे, है ना। यहाँ नेपाल का ध्वज का जो शेप है वो इस प्रकार का शेप है। और भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ता है उसको रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोटी बेटी का रिश्ता, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो खुला बॉर्डर है। आप जानते हैं, आप नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल में आप काफी दिन तक रह सकते हैं, बहुत समय तक नेपाल के लोग भी आ सकते हैं, ना कोई पासपोर्ट की आवश्यकता, ना कोई वीजा की आवश्यकता, फ्री एक्सेस है। बहुत सारे बसेस चलती भी हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से। टनकपुर आपने सुना है, टनकपुर, है ना। तो आपको पता है कि नेपाल और हमारे बीच में जो है खुला बॉर्डर है, लोग इधर से उधर जाते हैं, और वैवाहिक संबंध भी है लोगों के आपस में, धार्मिक संबंध भी है लोगों के आपस में, वाणिज्यिक संबंध भी है लोगों के आपस में। यानी हर प्रकार से आप समझ रहे हैं कि नेपाल और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। तो भी ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना होगा, हमेशा विदेश नीति में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल एक संप्रभु देश है। कैसा देश है, संप्रभु, यानी स्वतंत्र राष्ट्र है। नेपाल को अपनी विदेश नीति तय करने का पूरा अधिकार है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि नेपाल ने चीन के साथ जो है अपनी दोस्ती को बढ़ाया है। कुछ समय मतलब इसको काफी समय हो गया है, खासकर जब से नेपाल में साम्यवादी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बोलबाला बढ़ा है, जब से नेपाल में माओवादी, साम्यवादी, इस तरह की विचारधारा, वहां पर प्रचंड जैसे नेता, ओली जैसे नेता हुए हैं, तो हम देख रहे हैं नेपाल की जो झुकाव है वो किस तरफ आ रहा है, वो आ रहा है किस तरफ, चाइना की तरफ। तो भी कल ही के न्यूज़पेपर में आप देखिएगा, दैनिक जागरण में, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने बोला है कि हमें भारत और चीन के बीच में एक समान व्यवहार रखना है। यानी एक समान दूरी का जो सिद्धांत होता है, चीन और भारत
दो बड़े देश हैं, दो बड़े देशों के बीच में नेपाल है, दो बड़े देश उसकी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और करते भी हैं। तो नेपाल की सरकार या नेपाल की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए नेपाल की सरकार ने क्या बोला है कि दोनों देशों से हमें लाभ लेना है, दोनों देशों से मधुर संबंध रखने हैं और दोनों देशों से एक समान दूरी, मतलब ऐसा ना हो कि किसी एक के ज्यादा निकट है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं। अगर नेपाल ज्यादा भारत के साथ रहता है तो इससे चीन को यह लगता है कि नेपाल भारत का क्या बन गया, एक प्रकार का एलाई। एलाई भी ना बोले तो नेपाल क्या बन गया, भारत का एक प्रकार का जैसे जूनियर होता है, जूनियर मतलब उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सारी उसकी नीतियों को वो प्रभावित कर रहा है। और अगर नेपाल चीन की तरफ ज्यादा जाता है तो फिर भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। तो अगर हम भारत के हिसाब से छोड़ दे या चीन के हिसाब से छोड़ दे, नेपाल के हिसाब से सोचे, समझिए हम अभी भारतीय नहीं नेपाली हैं, तो एज अ नेपाली सिटीजन होने के नाते हमें क्या है कि हम दोनों देशों से अपना लाभ लें, दोनों देशों से अपने संबंधों को मधुर रखें और दोनों देशों के हस्तक्षेप को नेपाल की आंतरिक राजनीति में होने से रोके। एज अ नेपाली, एज अ इंडियन तो मैं बोलूंगा कि नेपाल हमारे साथ बहुत अच्छा रहे, हम नेपाल को गाइड करें और हम नेपाल को हेल्प करते भी हैं, हमारे नेपाल ज्यादा करीब है बजाय कि चीन के। एज एन इंडियन मैं हमेशा चाहूंगा कि नेपाल इंडिया के इंटरेस्ट को क्या करे, प्रमोट करे, नेपाल इंडिया के इंटरेस्ट को हमेशा कंसर्न में रखे, ध्यान में रखे और चीन के साथ संबंध रखे, कोई आपत्ति नहीं, हमें संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन वो संबंध कहीं भारत के प्रतिकूल ना हो जाएं, उन संबंधों का कोई ऐसा पक्ष ना हो जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचे। ऐसा भारतीय मेरी ये अपेक्षा रहेगी। एज अ नेपाली अगर मैं हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि दोनों देशों से मुझे लाभ मिले और दोनों देशों के साथ मेरे मधुर संबंध रहे, दोनों देशों की लड़ाई का मैं अखाड़ा ना बन जाऊं और दोनों देशों के साथ में समान दूरी रखूं। तो आपको बात समझ में आ गई कि ऐसा भारतीय मेरी क्या नीति होनी चाहिए, ऐसा नेपाली मेरी क्या नीति होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल के संबंधों की। और मैं आपको बताता हूं, देखो कल का ही एक ये न्यूज़पेपर में जब पढ़ रहा था, कल 27 अगस्त थी ना, कल के ही अखबार में जो ये कॉलम आता है, ये देखिए ये खबर आ रखी है, भारत व चीन के साथ संतुलित मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है नेपाल। देखिए यानी कि दोनों देशों के साथ, दिख रहा है आपको, भारत व चीन दोनों देशों के साथ संतुलित मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है नेपाल। संतुलित मतलब बैलेंस्ड। क्या यहां पर खबर आई है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा, परसों सोमवार था तो कल ये खबर छपी कि नेपाल ईमानदारी और तटस्थता का पालन कर, तटस्थता मतलब तट, तटस्थता मतलब इस पक्ष में भी नहीं, एक निकट बिल्कुल साइड में रहते हुए का पालन करते हुए भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित तरीके से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पड़ोसियों के बीच कभी कभार होने वाली समस्याएं स्वाभाविक हैं। क्यों ये बात बोली होगी, क्योंकि केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री थे 2020 में, जो पिछला कार्यकाल था, उसी समय भारत और नेपाल के बीच में विवाद, कौन सा विवाद, उत्तराखंड से जो सीमा लगती है नेपाल की, जहां पर काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख यानी कि शारदा या काली नदी के उद्गम को लेकर जो एक विवाद है, जो भारत और नेपाल की बाउंड्री को लेकर, बाउंड्री का इशू हो रहा है ना यहाँ से कि फिर कौन सा एरिया नेपाल और कौन सा एरिया भारत कंसिडर करेगा, तो इसीलिए उन्होंने बात बोली और उन्हें संवाद के जरिए सुलझाया जा सकता है। तो भारत और नेपाल के बीच में कोई बहुत बड़ा सीमा विवाद नहीं है, 98% एरिया बिल्कुल प्रॉपर डिफाइंड है एज अ बॉर्डर, 98% जो बॉर्डर है वो बिल्कुल पीसफुल है। कुछ एक एरिया में जो है दिक्कत है और अब वो नई तरीके से दिक्कत, या आप समझिए इसमें क्या है, चीन का एंगल हो सकता है, क्या हो सकता है, नेपाल की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, वो सब कारण है जिससे भारत के साथ ये थोड़ा सा विवाद पिछले पिछले कुछ समय में बढ़ा है। एक पुस्तक के विमोचन समारोह में केपी शर्मा ओली, कौन है बेटा ये, भारत वो नेपाल के प्रधानमंत्री, हम अपनी भूमि का इस्तेमाल अपने किसी भी पड़ोसी के विरुद्ध नहीं होने देंगे, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, हम अपनी भूमि का इस्तेमाल अपने किसी भी पड़ोसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। मसलन ये भारत के लिए भी एक एश्योरेंस है, इशारा है, और चीन के लिए भी, यानी चीन नेपाल की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो करे, नेपाल उसको इस्तेमाल नहीं करने देगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और भारत चीन के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि नेपाल तो बीच में है, नेपाल की लोकेशन कहां है, नेपाल बीच में है, नेपाल के इस पार चीन है, नेपाल के इस पार भारत है, तो अगर चीन
नेपाल में गतिविधियां बढ़ाता है तो इससे भारत की जो सुरक्षा है उसको खतरा उत्पन्न होता है। अगर भारत का ज्यादा नेपाल में दखल रहता है, भारत ही नेपाल को डिक्टेट करता है उसकी फॉरेन पॉलिसी को, या यहां पर कुछ गतिविधियां बढ़ाता है, तो इससे चीन को, क्योंकि चीन का ये वाला क्षेत्र है जो तिब्बत है, और तिब्बत बड़ा सेंसिटिव है, तिब्बत चीन की कमजोर नस भी है, तो इसलिए उसको भी खतरा हो सकता है। तो दोनों देशों के दोनों देशों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला हम अपनी भूमि का इस्तेमाल अपने किसी भी पड़ोसी के विरुद्ध नहीं होने देंगे। ठीक है। 4 बार प्रधानमंत्री रहे 72 वर्षीय ओली ने कहा अगर हम मामले पर ज्यादा विस्तार से चर्चा किए बिना अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाते हुए तथ्यों और सबूतों के आधार पर उचित समाधान तलाशेंगे तो समस्याएं पैदा नहीं होंगी। यानी हम मामले को ज्यादा ना बढ़ाएं, किसी बात को बहुत बड़ा तूल ना दें, इंटरनेशनल जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको ध्यान से समझते हुए, उनको आधार बनाते हुए और प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ आगे बढ़े तो सारी समस्याएं नहीं होगी। उन्होंने कहा हम संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करते हैं, क्योंकि सुस्ता विवाद जो है उसको लेकर आप समझिए यहां पर इंटरनेशनली जो रिफॉर्म, इंटरनेशनल एक प्रकार से रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। सुस्ता विवाद एक और विवाद है जिसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा। हम संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करते हैं और समस्याओं का तटस्थ और शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि आंतरिक कमजोरियों को छिपाने के लिए हमेशा भू राजनीति को दोष देना उचित नहीं है। भू राजनीति होती है जियो पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स समझ रहे हैं ना, पॉलिटिक्स समझने के लिए हमें जियो मतलब ज्योग्राफी समझनी पड़ती है। मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि नेपाल कहाँ है, मैं सीधा शुरू कर देता नेपाल और भारत अच्छे दोस्त रहे हैं, नेपाल और भारत के बीच में अच्छी थी। पहले हमें भूगोल समझना है, क्योंकि भूगोल से ही राजनीति तय होती है। नेपाल की लोकेशन जियो, और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड पॉलिटिक्स, तो इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, भू राजनीति। ठीक। उन्होंने कहा कि आंतरिक कमजोरियों को छिपाने के लिए हमेशा भू राजनीति को दोष देना उचित नहीं है। उन्होंने भारत से नेपाल इंडिया इमिनेंट पर्संस ग्रुप द्वारा तैयार रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए भी कहा, जिसमें अन्य बातों के अलावा 1950 की शांति और मैत्री संधि की समीक्षा से संबंधित मामला शामिल है। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 की नेपाल के बीच में इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, शांति एवं मित्रता संधि जो है, उन्होंने कहा कि इससे सीमा और अन्य मामलों को सुलझाने के लिए वार्ता में सुविधा होगी। तो अब आप लोग देख लीजिए, ये नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री, ये भारत के प्रधानमंत्री, ये नेपाल का ध्वज, ये भारत का ध्वज, ये नेपाल, भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लग रही है, जो आपको कल बताया जा चुका है। और ये ऊपर जो हिस्सा है बच्चों, ये किसका है? ये चीन का हिस्सा है। तो चीन के साथ उसकी जो सीमा लगती है वो ये वाली सीमा है, और ये वाली सीमा पूरी पहाड़ी है, क्योंकि ये नेपाल का उच्च हिमालय क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते हैं नेपाल में ही विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल और चीन ने मिलकर इसको नया रिवाइज करके मापा, तो इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848.86 मीटर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट है, और ये नेपाल में ही पड़ता है। तो आप देखिए नेपाल की स्थिति इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा चिकन स्नेक है जिसकी आजकल चर्चा चल रही है, उस चिकन स्नेक में आप देखिए जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, आपको पता है ना वेस्ट बंगाल का कौन सा क्षेत्र है? ये वेस्ट बंगाल का वो क्षेत्र है जिसे हम सिलीगुड़ी बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इसको? सिलीगुड़ी। ये जो राज्य दिख रहा है ना आपको, ये पश्चिम बंगाल, वैसे आजकल चर्चा में रेप कांड के कारण, और ये सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर देखो आप, बांग्लादेश है, ये सफेद सफेद जो है बांग्लादेश है, ये पिंक जो है ये नेपाल है, और ये इधर आपको सफेद दिख रहा है भूटान है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। इसके इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर पश्चिम, तो सेंसिटिव राज्य है। और यहाँ पे छोटा सा एरिया पड़ता है। अगर चीन यहां तक पहुंचता है, या चीन अगर भूटान में भी पहुंचता है, चाहे नेपाल में भी पहुंचता है, तो हमारा ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील है, खतरा हमारे लिए हो सकता है। इसलिए हमें नेपाल और भूटान, देखो नेपाल और भूटान की सीमा भी आपस में नहीं लग पा रही है, क्योंकि नेपाल और भूटान के बीच में कौन है? भारत का पश्चिम बंगाल राज्य, और ऊपर सिक्किम है। और ये जो राज्य है, ये जो क्षेत्र है, इसको लेकर बीच में मांग चल रही थी गोरखा लैंड बनाने की। क्या बात चल रही थी?
गोरखालैंड। क्या बात चल रही है? यहाँ पे गोरखे लोग ज्यादा रहते हैं। गोरखा जो असम का ऊपरी हिस्सा है, दार्जिलिंग, नाम सुना है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। असम कह रहा हूं मैं, पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है ये, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी। असम का नहीं है ये, किसका है? पश्चिम बंगाल का। ये पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल अब असम से कनेक्ट हो जाता है आगे। तो बात याद रहेगी, ये भूगोल में आपने पढ़ा होगा। चलो अब भूगोल छोड़ो, आगे बढ़ो। ये देखिए नेपाल के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, आप अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से देखते जा रहे हैं। ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। जैसे भारत में केदारनाथ है, केदारनाथ, केदारनाथ की यात्रा जब करते हैं तो केदारनाथ की यात्रा पूरी तब होती है जब आप पशुपतिनाथ की भी यात्रा करते हैं। और पशुपतिनाथ जो है ये नेपाल में, और इसका आर्किटेक्चर देखिए आप, जैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर होता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होती है, आपको इस तरह से, क्योंकि नेपाल और भारत, यहाँ पे हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों धर्मों का आप देखिए, दोनों धर्म दो देशों को आपस में जोड़ते हैं। इधर आप देख रहे हैं नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। मैंने आपको बताया था नेपाल एक हिंदू देश रहा है। नेपाल का ऑफिशियल रिलीजन पहले हिंदुइज्म था, अभी तो नेपाल भी सेक्युलर कंट्री बन गया है ना। लेकिन नेपाल में राष्ट्र पशु क्या है? गाय। भारत में हमेशा मांग रही है कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए, लेकिन नेपाल में तो राष्ट्र पशु है गाय। अब एक तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, नेपाल एक पुल की तरह है, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और बीच में नेपाल है। तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भूमध्य देश है। नेपाल की भूमिका यह हो सकती है कि दोनों देशों को जोड़ा जाए, लेकिन नेपाल की भूमिका यह भी हो सकती है कि दोनों देशों को दूर रखा जाए। दूर मतलब दोनों देशों की सीमाएं आपस में टच ना हो जाए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में तनाव को कुछ कुछ हद तक टाला जा सकता। आज आप आपको देर कैसे हो गई? लेट हो जा रही है, मुझे लगा आप नेपाल से आ रहे हैं। महासू देवता, हाँ, आप गई है ना महासू देवता। चारों भाई, चार भाई ये जो है। अब मैं कल आपको नेपाल के बारे में बताया था, नेपाल एक ऐसा देश है जहां पे राज्यों का नाम ही नहीं है। तो वहां राज्यों के नाम क्या है? प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2, प्रदेश नंबर 3, प्रदेश नंबर 4, प्रदेश नंबर 5, प्रदेश नंबर 6, प्रदेश, मतलब वहां राज्य, हमारे यहाँ तो होता है यूपी, बिहार, झारखंड, वहां होता है स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट, क्योंकि, अच्छा क्या कारण है विकेश, इसका कल बताया था, जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि वहां पर पहाड़ी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये जो नीचे के क्षेत्र है ना, नीचे के, जानबूझ के कोई प्रॉपर नीचे नीचे राज्य बनाना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया है, ऊपर से नीचे जोड़ा है, ऊपर से नीचे जोड़ा है। अब ये मैदानी क्षेत्र भाग है, तो इसमें ऊपर का क्षेत्र भी जोड़ा है, पहाड़ी, यानी ये ऊपर पहाड़ आ गया, ये पहाड़ भी आ गया इसमें, और देखो नीचे तक ले आए, मैदान भी आ गया। तो ये जानबूझ के किया गया है ताकि वहां जो मधेशी लोग हैं, उनको प्रॉपर जो स्टेट की वो मांग कर रहे थे, प्रॉपर अपने के लिए राज्य की, तो इससे नेपाल की राजनीति में जो 2015 का आंदोलन पूरा है, नया संविधान लागू हुआ, देश में बड़ा बवाल हुआ, तो भारत की भी बड़ी भूमिका। ये वाला देखो, ये पूरा, ये प्रदेश, ये हमारा पूरा, ये उत्तराखंड, ये यूपी, ये बिहार का क्षेत्र है। एक राज्य आपको दिख रहा है, और यहां पर अलग राज्यों की मांग चल रही है। एक राज्य आपको दिख रहा है ना नीचे नीचे बिल्कुल तराई और मैदानी क्षेत्र में, तो बाकी राज्य ये देखिए आप, ये इस तरह से पूरा का पूरा हमारा, और हमारे उत्तराखंड से कौन सी सीमा लगती है नेपाल की? ये वाली, ये सुदूर पश्चिम है। हमारे यहाँ धारचूला है, वहां बोलते हैं दानचूला, उनका दानचूला और हमारा धारचूला आपस में मिलता है, ये वाला, ये वाला, समझ में आ रही है बात? तो कई लोग तो जाते, मेरी बहन भी जो है अभी नेपाल गई थी, तो वही पुल पार करके वो गए नेपाल, सीधा काली नदी पार करो नेपाल पहुंच जाओ। लेकिन बेटा तुम यहां से यहां मत पहुंच जाना, चीन, नेपाल से, ठीक है किरण, गलती से कहीं ये सोचो कि भाई खुशी खुशी में चीन पहुंच गई, चीन पकड़ लेगा कि। भारत और नेपाल के बीच संबंधों की शुरुआत अनादिकाल से हुई है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध, केवल सुनना है आपको, सब समझा रखा है, केवल सुनते चलिए, लिखना कुछ नहीं है। भारत और नेपाल के बीच संबंधों की शुरुआत अनादिकाल से हुई है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तेदारी और मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। नेपाल स्थित लुम्बिनी, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, बौद्ध धर्म में उत्पन्न, भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थानों में से एक है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।
दोनों देशों के बीच विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें रोटी बेटी का रिश्ता नाम से जाना जाता है। रोटी बेटी मतलब एक दूसरे की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में आते हैं रोजगार की तलाश में, भारत की सेना में भी हैं वो लोग, है ना। और भारत के भी बहुत सारे लोग जो व्यापारिक लोग हैं, खासकर बिजनेस कम्युनिटी, वो नेपाल में काम कर रही है। दूसरा, शादी विवाह होते हैं। जो लड़कियां हैं, कई लड़कियां वहां से जिनका घर नेपाल में, वो विवाह होकर भारत आती है, यूपी बिहार राज्यों में, उत्तराखंड में, कुमाऊं क्षेत्र में भी है। और यहां से भी जो कई नेपाली कम्युनिटी के लोग हैं, जो इंडियन नेपाली हैं या और कम्युनिटी के लोग हैं, वो विवाह करके वहां जाते हैं। भारत के बहुत से मुसलमान जो यूपी बिहार के मुसलमान हैं, वो भी नेपाल में जैसे ऑटो चलाने का काम हो गया या अन्य इस तरह के काम हो गए, तो बहुत सारे काम वहां पर करते हैं। दोनों देशों के बीच 1750 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझी है, जो हम कल देख रहे थे। ये सीमा साझा कर रहे हैं, जिससे भारत के 5 राज्य, वो आप नाम जानते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है, ये बात मैंने आपको बताई। 98% तक का जो सीमा क्षेत्र है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन कुछ एक मामले हैं जिनके बार बार हम ऊपर बोल रहे हैं, जैसे सुस्ता विवाद हो गया या जैसे काला पानी लिम्पियाधुरा विवाद हो गया, उसको लेकर बातचीत चल रही है। भारत नेपाल संबंधों का आधार 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत जब हुआ 1950 में, तो आप देखिए नेपाल के राजा थे त्रिभुवन। एक बार ये प्रस्ताव भी आया था कि नेपाल ने बोला था वहां के राजा से कि नेपाल भारत को, नेपाल जो है भारत में शामिल हो जाए, भारत में विलय हो जाए। ऐसी बात भी शुरुआती दौर में आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को मना कर दिया था। वो स्वतंत्रता और स्वायत्तता में क्या करते थे? विश्वास करते थे। उनका ये मानना था। देखो एक टाइम ऐसा था, आपको भी कभी लगता होगा कि नेपाल भूटान ये छोटे छोटे देश हैं, इनको भारत में क्यों नहीं मिला लिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उस समय विचार रखा कि नेपाल को भारत में मिलाना सही नहीं होगा। नेपाल स्वतंत्र है, और नेपाल, क्योंकि इवन ब्रिटिश टाइम से भारत में जब बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी, एक एक करके सबका विलय किया गया। नेपाल भी तो राजशाही थी, लेकिन नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध था, ब्रिटिश भारत किसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वही तो हम लिगेसी आगे ले गए। उस वक्त भी नेपाल बहुत हद तक क्या था? स्वायत्त था। 1816 की संगोली की संधि बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि नेपाल और भारत के बीच में, ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूं, 1816 में भारत तो भारत नहीं था, वो ब्रिटिश भारत था। उसके बीच में आप समझते हो सीमाओं का जो है सीमांकन किया गया। उसके माध्यम से नेपाल हमेशा भारत के सपोर्ट में रहा, मतलब ब्रिटिश भारत के। अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग किया, यहां तक कि 1857 की क्रांति को दबाने में जो है अंग्रेजों का साथ दिया गया नेपालियों द्वारा, यानी जो गोरखास थे, उन्होंने कोऑपरेट किया, कोऑपरेशन किया। और गोरखाओं के साहस और शौर्य को देखते हुए ब्रिटिश सेना ने उनको, आप देखिए पूरा का पूरा एक गोरखा रेजिमेंट, आज भी भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है, और उस समय भी गोरखाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। ब्रिटिश आर्मी में उनको रखा गया। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से उन्होंने युद्ध भी लड़े, जैसे गढ़वाल रेजिमेंट ने, कुमाऊं रेजिमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब लड़ाइयां लड़ी हैं। अब बड़ी बात यह है कि आज भी गोरखाओं को ब्रिटिश जो आर्मी है वो रिक्रूट करती है। हर साल ब्रिटेन की सेना के अधिकारी नेपाल आते हैं, वहां से वो स्फूर्ति वाले नौजवान गोरखा लड़कों को भर्ती करते हैं, और वो ब्रिटिश आर्मी में जाके सेवाएं अपनी देते हैं। तो कितनी, सीधा नेपाल से ब्रिटेन, तो बहुत ही लग्जरियस, मतलब लग्जरियस भी छोड़ो, ये नेपाल मतलब लग्जरियस हो गई फैमिली के लिए। जो जाएगा सर्विस करेगा उसके लिए तो मिलिट्री तो आपको पता ही है, हार्डशिप होती है वहां, लेकिन परिवार के मजे आ जाते हैं और बड़ी इज्जत होती है कि तुम्हारा पति या तुम्हारा भाई या तुम्हारा बेटा कहाँ काम करता है? वो ब्रिटिश आर्मी में। नेपाल के लोग, गोरखा लोग इंडियन आर्मी में भी है। तभी तो इतना विवाद हुआ था वहां अग्निपथ स्कीम का, 4 साल की स्कीम। उन्होंने कहा ये क्या चीज है भाई, क्योंकि नेपाल के लोग, गोरखा जो रेजिमेंट है हमारे भारत में भी, और नेपाल के लोगों के ताकत देखिए, उनका शौर्य देखिए, उनकी साहस देखिए। सिंगापुर की पुलिस में भी भर्ती होते हैं, सिंगापुर की पुलिस भी उनको रिक्रूट करती है। तो भारत अपने देश में तो होता ही है, भारत, सिंगापुर
और ब्रिटेन। ब्रिटेन को गए हुए कितने साल हो गए यहां से, लेकिन ब्रिटेन उनके साहस को पहचानता है। साथ ही साथ रशिया में भी अभी वो, उनको जबरदस्ती धकेला गया, खैर वो अपनी इच्छा से नहीं गए, पर रशिया में जो मैं आपको बता रहा था यूक्रेन के खिलाफ कुछ नेपाली सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेपाल में गरीबी है, नेपाल में पिछड़ापन है, तो नेपाल के लोगों को जहां अच्छा अवसर मिलेगा वो जाएंगे वहां। 1950 में हुई भारत नेपाल संधि, इसको नोट कीजिए, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ 1950, इसको नोट कीजिए फटाफट से, इसके तीनों पॉइंट नोट कीजिए। इसी संधि के कारण प्रियंका आप आराम से नेपाल में जा पाती हैं, आप आराम से नेपाल में रह पाती हैं, नेपाल के लोग आराम से यहाँ पाते हैं, बल्कि यहाँ तक था कि हम नेपाल में जमीन भी खरीद सकते हैं और नेपाल के लोग यहाँ पर भी। लेकिन हमने इस चीज को एक तरफा रखा, हमने कहा हम जमीन खरीदेंगे, नेपाल है ही इतना छोटा, है ना, अगर वहां पर हम जमीन लेंगे और वो करेंगे तो फिर तो नेपाल में, नेपाल पता लगा नेपाल के लोग ही कम होकर भारत के लोगों ने ही ले ली सारी। वो जो है, जबकि वो लोग यहाँ आते हैं तो उनके तो पूरे पूरे, मतलब ऐसा समझो नेपाल है तो दूसरा देश, पर बिल्कुल उनको वही अधिकार है जैसे हमारे को अधिकार है। तो यह संधि दोनों देशों में निवास और लोगों की मुक्त आवाजाही पर सहमति प्रदान करती है। निवास मतलब रहना, किसी दूसरे देश जाओगे तो तुम्हें जितने टाइम का वीजा मिला है उतने समय तक ही रहोगे तुम, ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से वहां रह रहे हो जितने टाइम का। अब नेपाल के मामले में यहाँ छूट मिलती है हमें, तो यहां पर आप नेपाल में रह सकते हैं बेरोक टोक, और जो इधर से लोग इधर आते हैं वो भी रहते हैं, व्यापार करने आते हैं, कई लोग तो मैंने देखा सर्दियों में आते हैं। अब ये जो सर्दियों में हमारे यहाँ रजाई, गद्दे, कंबल का काम होता है, आप देख रहे हैं नेपाल के लोग आते हैं इस टाइम पे सर्दियों में, और फिर गर्मियों में वो कहीं और चले जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो इस तरह से भी चलता है यह भारत। और उत्तर पहाड़ों में भी तो आप देखते हैं, पहाड़ों में है फेरी का काम है, वहां पे सामान वामान उठाने का जो काम होता है उधर पहाड़ों में, हमने पौड़ी में देखा है, टिहरी में देखा है, जो ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहादुर, है ना। तो इस तरह से भी काम चलता है वहां। यह भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायियों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार भी स्थापित करता है, यानी दोनों देश के लोग एक दूसरे के यहाँ व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, अर्थात एक बार आयात किए जाने के बाद विदेशी वस्तुओं को घरेलू सामान से अलग नहीं माना जाएगा। यानी कि आपने अगर नेपाल से कोई आइटम ले लिया या नेपाल ने भारत से ले लिया तो उसको वही स्टेटस मिलेगा जैसे कि वो अपने ही देश का आइटम हो, घरेलू सामान हो। तीसरा, इस संधि के प्रावधानों के तहत नेपाली नागरिकों को भारत में अधिक के लाभ प्राप्त हुए हैं, वे भारत के नागरिकों के बराबर सुविधाएं और अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो वही वाला मैंने बात बोली आपको, अपने जैसा, भारत के जैसा ही स्टेटस उनका है जैसे भारतीय लोगों का है। लगभग 6 मिलियन, 6 मिलियन होता है 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं। हालांकि अब ये आंकड़ा 6 लाख नहीं, 8 लाख पहुंच गया है। अब तो 8 लाख के करीब नेपाली जो हैं भारत में रहते हैं और काम करते हैं। तो ये 6 मिलियन की जगह अब इसको कर दीजिए आप 8 मिलियन। 8 मिलियन मतलब समझ गए कितना हो गया, 80 लाख लोग, 80 लाख। नेपाल का रण, और नेपाल की कुल आबादी देखो, नेपाल की कुल आबादी का इतना बड़ा हिस्सा तो भारत में, आप देखिए नेपाल का रणनीतिक महत्व भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि नेपाल के साथ साथ भूटान के साथ संबंध भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारत की रक्षा और सुरक्षा योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नेपाल और भूटान की भी मैंने स्थिति दिखाई, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम में नेपाल, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व में क्या दिख रहा है, पूर्व में भूटान दिख रहा है ना, पश्चिम बंगाल राज्य के, और पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश। तो आप देख रहे हो पूरा दक्षिण से लेके पूर्व तक जाओ बांग्लादेश आपको दिखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भूटान, नेपाल पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी देश हैं, इनकी स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों भारत और चीन के बीच में है। तो इसीलिए ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आ रही है ना बात समझ में। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप चारों तुरंत, और ये संधि याद रखिएगा, भारत नेपाल 1950 में हुई संधि। प्रयास हम 1949 से कर रहे थे,
लेकिन नेपाल जो है, शुरुआत में नेपाल और भारत के बीच में थोड़ा सा शंका भी थी। अभी बताता हूं क्या शंका थी, पहले आप नोट कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने नोट? कर लिया? देखिए दोस्तों, नेपाल के और भारत के बीच में जो संशय का कारण था वो प्रारंभ में क्या था। सबसे बड़ी बात है, भारत जब 1947 में ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ, तो भारत ने जो तरीका अपनाया, जो राजनीतिक प्रणाली हमने अपनाई, वो क्या थी? भारत लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़ा। भारत में जो तमाम उस वक्त देसी रियासतें थी, उनका विलय हुआ, और जो राजा रजवाड़े थे, उनकी शक्तियां छीन ली गई। वो तो बिल्कुल पावरलेस हो गए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ये परिवारवाद, वंशवाद और जिस प्रकार से एक ही परिवार का शासन चल रहा है, ये नहीं होता। चुनी हुई सरकार होती है। तो ये चीज को हमने अपनाया। अब 1950, 47 से 50 के बीच में भारत की अपनी एक पूरी जर्नी चली, संविधान निर्माण का कार्य हुआ। 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया। अब आप जानते हैं, नेपाल एक था कैसा देश? राजशाही वाला देश। तो ये जाहिर सी बात है कि नेपाल को ये डर था, और नेहरू जी का जिस प्रकार का बिहेवियर था, नेहरू जी की जिस प्रकार की आइडियोलॉजी थी, नेहरू जी थे किसके समर्थक? लोकतंत्र के समर्थक। नेपाल के मन में भय भी तो रहा कि मेरे पड़ोस में, मेरे बगल में इतना बड़ा देश जो है, कौन? भारत। वो कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। तो भारत कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, और नेपाल में भी लोकतंत्र की हवा चल सकती है। यानी वहां की राजशाही को खत्म करके नेपाल को भी में भी लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास भारत की तरफ से किया जा सकता है, ऐसी शंका नेपाल की सरकार यानी नेपाल के राजा को होनी स्वाभाविक थी, क्योंकि भारत वही सारा काम लोकतांत्रिक प्रणाली का नेपाल में भी लागू कर सकता है। इसलिए कुछ समय तक तो बड़ा संशय रहा। वहीं अगर आप बगल में देखिए, चीन, 1949 में चीन में क्या हुआ? साम्यवाद। अब साम्यवाद में क्या है? एक ही पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है। और असल में दिक्कत भारत और चीन के बीच में यही तो है। दो बड़े देश हैं, दो बड़ी शक्तियां हैं। भारत बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोकतंत्र है, जनता का शासन है। चीन एक दलीय व्यवस्था वाला एक तंत्र शासन अपनाता है, वन पार्टी सिस्टम है, नो डेमोक्रेसी, कहने कहने के लिए होती है केवल। तो फिर जो बीच के देश हैं, वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है चीन चाहेगा कि वो उनके पड़ोस की देश उस हिसाब से चले, वही व्यवस्था अपनाए। भारत चाहेगा कि वही अपनाए। तो भारत जो है एकदम इमीडिएट नहीं बढ़ता। किसका? नेपाल का। उधर से चीन हो गया। इस वजह से शुरू में काफी शंका रही। फिर 1950 में जब हमारी ये संधि हुई, तो अपने ऐतिहासिक पौराणिक संबंधों को देखते हुए हमने इन बातों पर एग्रीमेंट कर लिया।
और ध्यान रखिएगा, नेपाल की सुरक्षा, क्योंकि नेपाल अब छोटे छोटे देश हैं दोस्तों, अगर वो अपनी आर्मी बनाएंगे, अपनी सेना में खर्च करेंगे, तो वो अपना डेवलपमेंट कहां से करेंगे। अब ये भूटान है, मालदीव है, ये छोटे छोटे देश, अगर मान लो ये भी बड़ी बड़ी आर्मी रखने लग जाएं, बड़ी बड़ी सेना रखने लग जाए, तो इनका सारा पैसा तो यही में जाएगा, हथियार खरीदो, ड्रोन खरीदो, आर्मी को सैलरी दो, पेंशन दो, सारी पूरा पैसा तो इसी में लग जाएगा, तो अपना विकास कहां से करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे अपने। तो इसमें जो आस पड़ोस का बड़ा देश होता है उसका सहयोग बहुत आवश्यक है, और भारत इतना सक्षम है कि भारत अपने साथ साथ अपने ये जो पड़ोसी हैं, छोटे क्षेत्रफल है, छोटे आबादी वाले देश है, इनकी रक्षा कर पाए। तो एक विश्वास, एक मित्रता, अपनत्व का भाव दोनों देशों के बीच में रहा है, और उसी के साथ दोनों आगे बढ़े 1950 की संधि। लेकिन आज हमारे लिए चिंता की बात यह है, अभी जैसे मैंने आपको पढ़ा दी, अभी मैंने आपको केपी शर्मा ओली का बयान पढ़ाया, मैंने कहा केपी शर्मा ओली बोल रहे हैं कि हमें अन्य बातों के अलावा 1950 की शांति और मैत्री संधि की समीक्षा से संबंधित मामला शामिल है। वो कहते हैं कि संधि की समीक्षा होनी चाहिए। ये संधि इस प्रकार की एक संधि है जिसमें कि एक तरफा नेपाल को दिखाया गया है कि नेपाल के ऊपर पूरा प्रभाव किसका रहेगा, भारत का। इस संधि को लेकर आज की जो सरकार है नेपाल की, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, वो बोलती है भाई देखो, हमारी तरफ से तो इस संधि को हमारे हेड ऑफ द स्टेट साइन कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से सेक्रेटरी ने साइन किया। अब मान लो कोई संधि में प्रधानमंत्री साइन कर रहे हैं नेपाल के, तो दूसरी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो ही तो बराबर दर्जे की होगी। वहां से तो वहां के मुखिया ने साइन किया, हेड ऑफ द स्टेट ने, और भारत की तरफ से उस वक्त इस संधि में साइन प्रधानमंत्री ने थोड़ा किया था, इसको किया था सेक्रेटरी ने, सचिव ने। तो वो बोलते हैं देखो देखो कितना नीचा दिखाया गया हमें, हमारा मुखिया और उनका सचिव, तो क्या हमारा मुखिया उनके सचिव के बराबर है। तो ये एक भाव की बात है ना, भाव की बात आ जाती है कि भाई अगर छोटा भी देश हो उसका प्रधानमंत्री है, तो वो उसका समकक्ष कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। अब दूसरी तरफ से तो आ गया मान लीजिए प्रधानमंत्री, और हमारी तरफ से चला गया केवल सचिव, तो दोनों का कहीं मैच होता है। तो ये भाव भी उनके मन में, लोगों के मन में आए। फिर इस संधि के तहत वो मानते हैं कि भाई इसमें पूरा पूरा झुकाव जो है, नेपाल को पूरी तरह नियंत्रित करना, नेपाल का पूरा फॉरेन पॉलिसी को, नेपाल की पूरी सिक्योरिटी को, डिफेंस को प्रभावित करना, मैनिपुलेट करना या कंट्रोल करना, ये सब इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसलिए वो बोलते हैं इसको क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए, रिवाइव किया जाए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, यानी एक नई संधि हो। लेकिन ये संधि फिलहाल चल रही है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वहां, चाहे वो कम्युनिस्ट आए, चाहे वहां पे एक नेपाली कांग्रेस आ जाए, चाहे कोई आ जाए, उनको इसके अनुरूप काम करना होता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। मैंने आपको कहा है नेपाल में 200 सालों से ऊपर राजतंत्र रहा है। नेपाल में फिर नेपाली कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा, फिर नेपाली कांग्रेस के खिलाफ माओवादी अभियान छिड़ा, और फिर माओवादियों के बाद फिर वहां पर जो समझौता हुआ, और उस समझौते के बाद 2015 का संविधान, और उसके बाद भी अभी देश में स्थिति प्रॉपर सही नहीं है। आए दिन वहां पर मतलब हर 3-4-6 महीने बाद सरकार बदलती रहती है। क्या स्थिति है, भारत और नेपाल के बीच संबंध शाक्य वंश और गौतम बुद्ध के शासनकाल से चले आ रहे हैं, ये हम जानते हैं। प्रारंभ में नेपाल जनजातीय शासन के अधीन था, तो जैसे हमारे उत्तराखंड में था ना, क्या, क्या था, अलग अलग गढ़ थे, तो फिर 52 गढ़ों को जोड़ के एक बना गढ़वाला, और वो गढ़वाला बन गया गढ़वाल। और इधर आपने देखा अजय पाल नाम का वो शासक, पवार राजवंश, उधर कत्यूरी राजवंश, इस तरह कत्यूरी राजवंश पढ़ लिया आपने, पवार राजवंश, चंद्र राजवंश कुमाऊं का। तो इस प्रकार से पढ़े, इस प्रकार से जो है हमारा पूरा शासन चलता था। नेपाल में भी अलग अलग जनजातियां थी। फिर एक पर्सनैलिटी आई नेपाल में, आप मुझे उनका नाम बताइएगा अगर आपको पता है तो, नहीं तो पता करना, जिसने पूरे नेपाल, जो आज का नेपाल है उसका जनक कहा जाता है, जिसने पूरे जैसे हमारे अजय पाल था, या भारत में जिसने पूरे भारत को एक किया वो है सरदार पटेल। तो नेपाल में भी एक पर्सनैलिटी हुई जिसने पूरे नेपाल को, अलग 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 नेपाल जो भागों में बटा हुआ था, उसको एक करके एक बड़े नेपाल का क्या किया, निर्माण किया।
तो नेपाल जनजातीय शासन के अधीन था और केवल नेपाल में लिच्छवी शासन के आने के साथ ही उसका सामंती युग वास्तव में शुरू हुआ। तो बाद में क्या हुआ, नेपाल पूरा एक कंबाइंड जो आज की प्रेजेंट फॉर्म है, इससे भी बड़ा नेपाल आपको रूप में दिखा। एक नक्शा तो नेपाल का हम ये जो देखते हैं, जो अभी देख रहे हैं, और एक नक्शा नेपाल का है ग्रेटर नेपाल। कभी आप गूगल में सर्च करना ग्रेटर नेपाल। ग्रेटर नेपाल में आपको थोड़ा सा हिस्सा यूपी का भी दिखेगा, उधर सिक्किम तक का एरिया जाएगा, और उत्तराखंड भी, उत्तराखंड का गढ़वाल भी और कुमाऊं भी जो है ग्रेटर नेपाल में दिखाया जाता है। क्योंकि एक टाइम पे गढ़वाल कुमाऊं कांगड़ा तक अटैक कर दिया था नेपाल के राजा ने। वो तो फिर महाराजा रंजीत सिंह ने कांगड़ा के राजा का शासन हेल्प की, और तब संगोली की संधि के बाद ये अलग हुआ। तो यह ध्यान रखना है, एक टाइम पर नेपाल का पूरा कंट्रोल रहा है। तो अगर आप नेपाल का नक्शा देखना घर जाके, ग्रेटर नेपाल आपको पूरा बड़ा एरिया दिखेगा। आज भी वहां पे ये मुहिम है ग्रेटर नेपाल वाली, तो वो ग्रेटर नेपाल के तहत ये एरिया, तो कुछ ना कुछ वहां पे ये भावनाएं भी भड़काई जाती है। पता लगा हम अभी उत्तराखंड में रह रहे, हम भारतीय हैं, रातों रात नेपाली हो गए, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा ना। पर नेपाल, एक बार तो उत्तराखंड को अपने नक्शे में चीन ने भी दिखा दिया था। चीन उत्तरकाशी के एरिया को दिखाता ही है। चिन्याली सौड़ के एक दिन तो, एक बार तो पूरा हरिद्वार तक उसने अपने नक्शे में दिखा दिया। हमने कहा हम तो अभी चाइनीज हो गए एकदम, कभी नेपाली जा रहे कभी चाइनीज हो जा रहे। बड़ा बॉर्डर स्टेट का तो बड़ा नुकसान हो रहा है ना। किरण तुम भी बच के रहना बेटे। तो ये ध्यान रखो, 750 से 1750 तक की अवधि में नेपाल में बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म की ओर बदलाव देखा गया और व्यापक सांस्कृतिक प्रसार देखा गया। तो आप देखिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। से भारत में बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, नेपाल में भी हुआ। फिर जैसे जैसे भारत से बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ, नेपाल से भी हुआ। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल देखेंगे कि बिल्कुल सेम चीजें हैं। फिर इसके बाद का काल राजशाही और प्रधानमंत्री शासन दोनों का गवाह है। राणा शासन चलता था, एक वहां क्या चलता था, राणा शासन। तो राजशाही थी वहां पे, मोनार्की, राजशाही, और प्रधानमंत्री। वहां प्रधानमंत्री के लिए एक वंशवादी शासन स्थापित किया गया जिसे राणा के नाम से जाना जाता। तो नेपाल के राणा, ये इनका बड़ा प्रभाव होता था। नेपाल में राजा था और राजा के अंडर नीचे प्रधानमंत्री होता था, लेकिन प्रधानमंत्री भी एक ही वंश से होता था, जो कौन सा वंश था, राणा वंश। तो राणाओं का बड़ा शासन था नेपाल के राणा। नेपाल में राणा शासन कायम हुआ और 1951 तक जारी रहा। यानी जब हमारी संधि हुई तो उस वक्त आप देखिए राजा भी है और नेपाल का राणा, तो राणा वहां का प्रधानमंत्री के बराबर हो गया, उसका दर्जा वो हेड ऑफ द स्टेट हो गया, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। और उधर से हमारे यहाँ से सेक्रेटरी साइन कर रहा है, तो दिक्कत तो होनी थी। 1920 के दशक में जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ा, देखो यूपी बिहार की सीमा लगती है, यूपी बिहार में ब्रिटिशर्स का एकदम कंट्रोल था डायरेक्ट। यहां पर जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो फिर नेपाल के अंदर भी इतने लंबे समय से जो वहां पे एक प्रकार का आप देखिए राजशाही का कंट्रोल रहा, एक सामंती शासन रहा, उसके खिलाफ आवाज उठी। और वहां पर एक, जो वहां के लोग हैं, वहां के कुछ लीडर्स हैं जो निकलते हैं पॉलिटिकल विंग के, वो भारत आने जाने लगे, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने लगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखने लगे कि कैसे वो शांति प्रिय। गांधी जी जो थे, गांधी जी चंपारण गए थे ना 1917 में, तो चंपारण से ऊपर ही पड़ता है नेपाल, पश्चिमी पूर्वी चंपारण जिले हैं बिहार के आज के, उसके ऊपर नेपाल है। तो ये सारी खबरें वहां भी पहुंचती थी, वो भी देखते थे। तो उन्होंने देखा शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियारों के किस तरह से स्वतंत्रता पाई जा सकती है, वो आंदोलन चलाया जा सकता है। तो ये प्रभाव कई चीजें डाल रही थी नेपाल के अंदर, नेपाल के समाज में, नेपाल के लोगों में। तो इसका मतलब भविष्य में हो सकता था कि नेपाल में राजशाही समाप्त हो और वहां का शासन किसके हाथ में आए, जनता की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। राणा का शासन खत्म होगा, राणा का शासन तो पहले ही खत्म हुआ, राजशाही तो आगे तक चली, अब तो राजशाही भी खत्म हो गई, अब तो गणतंत्र हो गया नेपाल। दूसरी बात, नेपाल में जो वर्ग उभरा, उससे एक नेपाल में पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनेट हुई जिसका नाम है नेपाली कांग्रेस, जिसके मुखिया मैंने बताए थे कौन, गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो मनीषा कोइराला के दादाजी रहे। तो देखिए जरा, कई शिक्षित नेपाली लोग भारत आए और संघर्ष में भाग लिया। इससे नेपाल का अभिजात वर्ग का अहिंसक संघर्ष की जानकारी मिली। तो उनको भी जानकारी मिली कैसे अहिंसक तरीके से चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलट सत्याग्रह,
और आपका कौन सा आंदोलन था वो, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन गांधी जी ने चलाए। नेपाली अभिजात वर्ग ने बाद में नेपाल में एक आंदोलन चलाया, तो भारत से प्रभावित होकर, और राणा के शासन को हटाने में सफल रहे। तो मैंने बताया ना, राणा, इनका शासन हटा और वहां नेपाली कांग्रेस प्रमुख होगी। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली कांग्रेस ने निभाई। तो नेपाली कांग्रेस पार्टी, जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी है, वहां पे कौन सी पार्टी आई, नेपाली कांग्रेस। तो ये अब शुरू में रहेगी। तो नेपाल में आज भी है नेपाली कांग्रेस। अब नेपाली कांग्रेस को लेकर आगे चल के ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। अब खुद सोचो क्या होगा। नेपाली कांग्रेस को लोग बोलेंगे, मतलब वहां पे जो नया वर्ग उठेगा, जो चीन परस्त होगा, जो चीन की विचारधारा वाला होगा, वो बोलेगा नेपाली कांग्रेस तो भारत की कांग्रेस से मिली हुई है, और नेपाली कांग्रेस नेपाल में शासन कर रही है, इसका मतलब दूसरे तरीके से भारत नेपाल में शासन कर रहा है। क्योंकि नेपाली कांग्रेस वही करती है, वही कहती है जो कि कौन करता है, भारत की कांग्रेस। और भारत में कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा शुरू में। फिर दूसरी तरफ, शुरू में तो हमने समझौता कर लिया, संधि कर ली। नेपाल के लिए नेहरू जी ने बोला कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो नेपाल की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। नेपाल ने तो जबकि शुरू में बोला था कि भारत में शामिल कर लो हमें, तो हमने तो मना कर दिया। लेकिन जब नेहरू जी की बेटी का शासन आया, इंदिरा जी का, तो नेपाल देख रहा है, अब देखो हम तो किसी और उद्देश्य से कर रहे हैं, लेकिन नेपाल क्या समझ रहा होगा, नेपाल देख रहा है कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक अलग देश बना दिया, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश बनने से आस पड़ोस के सारे देशों को डर लग गया। उन्होंने कहा भाई भारत बात तो करता है कि हम किसी के मामले में वो नहीं करेंगे हस्तक्षेप, और भारत तो यहाँ एक देश को तोड़ के दूसरा देश बनवा देता है। तो अब आप खुद सोचो, खुद सोचो, आप नेपाल हो, अपने को नेपाल समझो, तो कहीं ना कहीं डर तो आएगा ना मन में। बोलते कुछ हैं और कर, हालांकि वो परिस्थितियां कुछ और बनी, हम ऐसा चाहते थोड़ा थे, पर ऐसा हो गया। तो ये भी कहीं नेपाल के मन में शंका डाली, फिर ये लोगों को भड़काने का मौका मिल जाएगा। फिर 1975 में, 74-75 में सिक्किम को जब भारत में मिला लिया और सिक्किम नेपाल से सटा, और नेपाल के मन में आशंका, ओ हो, ये क्या हो रहा है। तो फिर आप समझो पॉलिटिक्स कैसे घूमती है, समझ रहे हो। हमने पाकिस्तान को तोड़ के पूरी पाकिस्तान का बांग्लादेश बना दिया। हमने सिक्किम जो एक अलग इंडिपेंडेंट था, प्रोटेक्टोरेट था भारत, उसको भारत में मिला दिया। तो अब कहीं ना कहीं ये बात उठेगी। नेपाल, भूटान और बाकी देश सोचेंगे, भूटान तो खैर अब तक शांति था, अब थोड़ा थोड़ा चीन के साथ चिंगपिंग चिंगपिंग शुरू हो गया उसका, वरना भूटान हमारे साथ बिल्कुल ऐसा रहता है, छोटा भाई, कनिष्ठ भ्राता की तरह। पर नेपाल में इससे सेंटिमेंट्स थोड़ा सा हिलने डुलने लगे, और बड़ा उतार चढ़ाव रहा भारत और नेपाल के संबंधों में इस दौर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस एनसी का ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, ये जो एनसी कौन है, ये नेपाली कांग्रेस, ये तो बस भारत की कांग्रेस की बी टीम है, ऐसा बोल देंगे। तो नेपाली लोकतंत्र के साथ संघर्ष, और फिर यहां पे राइज होगा किसका, कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट। और वो कम्युनिस्ट तो तुम्हें पता है, कोई राजशाही पातशाही लोकतंत्र, कम्युनिस्ट ना तो किसी मोनार्की में विश्वास करेंगे, ना वो विश्वास करेंगे डेमोक्रेसी में, ना वो विश्वास करेंगे रिलीजन में। तो एक लंबा दौर चलेगा कि नेपाल में गवर्नमेंट चलती थी, राजा केवल हेड रहेगा, मोनार्क, जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में भी तो लोकतंत्र है, पर मोनार्की भी है, और नीचे सरकार रहेगी राजा के नीचे, उधर रहेगा कम्युनिस्ट पार्टीज, और दोनों के बीच में संघर्ष रहा। तो सरकार के ऑर्डर पर मिलिट्री कम्युनिस्टों को कंट्रोल करने का काम करती थी, उधर कम्युनिस्ट मिलिट्री को मारते थे। नेपाल में खूनी संघर्ष चला लंबा। 1951 में राणा शासन को हटाने के बाद राजशाही नेपाली राजनीति पर हावी रही। तो हावी कौन हो गया वहां पे, राजशाही। अब राणा, पहले तो राजा केवल हेड है, चला राणा रहा है, अब राणा ही हट गया जो मेन था, तो राजा खुद कंट्रोल करने लगा। लेकिन अभी उत्थान होगा किसका, नेपाली कांग्रेस का। राणा को इसलिए थोड़ा हटाया था कि राजा खुद ही अपने आप में सब कुछ बन जाए। नेपाली कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो अब कौन उभार में आ रही है, नेपाली कांग्रेस। और नेपाली कांग्रेस ने नेपाल पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया 1959 में। अब देखो राजा झुकेगा। 1959 में राजा ने नेपाली कांग्रेस को भ्रष्ट घोषित कर दिया और उसे सत्ता से हटा दिया, और बाद में पार्टी रहित पंचायत प्रणाली स्थापित की। तो आप देख रहे हो नेपाल की सरकार कौन हो गई, सरकार एनसी, और नेपाल का राजा। तो पहले राणा शासन को हटा के एनसी ने जगह ली, बाद में जब राजा को लगा कि मेरे काम में अड़ंगा डाल रही है, मेरे को नियंत्रित कर रही है कौन, एनसी, तो राजा ने एनसी को ही भ्रष्ट घोषित कर दिया। एनसी कौन हो गई, नेपाली कांग्रेस। लेकिन
एनसी फिर उभार मारेगी, एनसी फिर उठेगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं नेपाल में एक व्यवस्था स्टार्ट हो गई जिसे बोलते हैं पंचायत। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है ना, नेपाल की पार्लियामेंट का नाम भी क्या है? राष्ट्र पंचायत। नेपाल की संसद को क्या बोलते हैं? राष्ट्र पंचायत। तो एक पंचायती व्यवस्था जिसमें नीचे ऑर्डर से लेके ऊपर तक का शासन चला, तो बहुत लंबे समय तक नेपाल में रहा। 1994 फिर ये पूरे दौर में एनसी का प्रभाव रहा, राजा भी रहा था, एनसी भी रही थी। बाद में क्या हुआ? राजा और एनसी इनके बीच में गठबंधन हो गया। एनसी ऊपर काम कर रही, वो राजा ऊपर रहे नाम का, और नीचे से एनसी का प्रभाव रहा, जैसे ब्रिटेन में है। लेकिन अब ये 90 का दशक देखो, 1994 में एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, अब ये नई पार्टी आ गई जो चाइना वाली है, यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी। लेनिन कौन? रशिया का। ने नेपाल में भारत विरोधी भावना पैदा करने की कोशिश की। अब ये तो जाहिर सी बात है कि प्रो चाइनीज पार्टी है, चाइना के हित में काम कर रही है। बल्कि इनको तो छोड़ो, हमारे देश के अंदर जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे 1962 के युद्ध में, 1962 के युद्ध में भारत के लोग जो कम्युनिस्ट वाले थे वो भारत का साथ नहीं दे रहे, वो चीन का साथ दे रहे। बता, चीन ने हमें पीट दिया, एक तरफा हम पे हमला किया, एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और भारत के अंदर के लोग ही जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे, वो किसका साथ दे रहे हैं? चीन का साथ दे रहे हैं। तभी तो कम्युनिस्ट पार्टी टूटी, एक सीपीआईएम और एक सीपीआई। तो ये है विचारधारा। तब यहां देश वेश महत्व नहीं रखता। जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात आती है तब हम देश वेश, देश की सीमाओं में नहीं बंधे होते, राष्ट्रवाद की तो कोई बात नहीं होती। यहां पर बात हो जाती है एक बॉर्डरलेस सोसाइटी, बॉर्डरलेस दुनिया बनाने की। तो चीन अपनी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, वो काम आज भी कर रहा है। ऐसा ही कुछ इस्लाम में भी होता है। इस्लाम में भी ये कंट्री 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 वाला कंसेप्ट नहीं है। पूरा मुसलमान दुनिया का कहीं भी हो, वो क्या है? मुस्लिम उम्मा का पार्ट है। क्या है? मुस्लिम उम्मा का पार्ट। तो आप देखिए, कहीं पर भी कोई मुसलमानों में प्रॉब्लम आती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक सुर में आवाज देते हैं। वैसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो बॉर्डर वॉर्डर स्टेट स्टेट पे विश्वास न करके, जबकि कार्ल मार्क्स तो स्टेटलेस बात करते थे, राज्य की सीमा ही नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर ही नहीं होना चाहिए, सब खुला हो और एक जैसी विचारधारा। पर ये सब विचार हैं, ये प्रैक्टिकल होना संभव नहीं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि समाज बिल्कुल एक समान हो जाए, सबको बराबर हक मिल जाए, सब, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, तुम कितनी कोशिश कर लो। सब ईमानदार हो जाए, सब सच बोलने लग जाए, कि दुनिया में ऊंच नीची ना हो, कोई भेदभाव ही ना हो, ये बोलने वाली बातें ये प्रैक्टिकली हो नहीं सकती। तो यहां पर देखिए, ये जो पार्टी बनी मार्क्सवादी पार्टी ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि एनसी वास्तव में भारत की कांग्रेस पार्टी द्वारा नियंत्रित है। बताया मैंने आपको। इससे नेपाली लोगों के बीच नेशनल जो कांग्रेस है के माध्यम से नेपाल और उसके आंतरिक मामलों पर भारत के नियंत्रण, उसके हस्तक्षेप के बारे में धारणा बन गई। तो वहां पे नेगेटिव माहौल बना दिया गया। भारत विरोधी योजना ने जो कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में काम किया और वे नेपाल में 9 महीने की छोटी अवधि के लिए सत्ता काबिज करने में सफल रहे। तो अब उनको एक स्वाद चक लग गया था सत्ता का, जैसे शेर के मुंह में, बाघ के मुंह में इंसान का खून लग जाता है। लेकिन अब वो सत्ता के लिए, देखो कम्युनिस्ट क्या है? कम्युनिस्ट वो है, दुनिया में कहीं कम्युनिस्ट आए वो चुनाव के तरीके से नहीं आते। कम्युनिस्ट आते हैं व्यवस्था को उखाड़ फेंक दो। और कम्युनिस्ट बच्चों कहीं के भी हों, वो चुनाव उनाव पे विश्वास नहीं करते, जो चीन की पार्टी है। ये लोकतंत्र वोकतंत्र ये सब ढकोसला मानते हैं। बोलते हैं उठाओ सत्ता को उखाड़ फेंको, चाहे इसके लिए खूनी संघर्ष करना पड़ जाए। और मार्क्स ने तो बोला है सत्ता, सत्ता तो तब मिलेगी बाद में, समानता तब आएगी जब एक बार संघर्ष होगा। किसके बीच में? पूंजीपतियों के और मजदूरों के। एक नारा दिया था, दुनिया भर के मजदूरों इकट्ठा हो जाओ। सुना है नारा? 1 मई को मनाते ना मजदूर दिवस, दुनिया भर के मजदूरों इकट्ठा हो जाओ। और ऐसे लोग, कौन से लोग? पूंजीपति, इनके पास बहुत संपत्ति है, इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी अरेंज कर रखी है, जमीनें हैं। क्यों इनके पास 10 बीघा, किसी के पास 12 बीघा? सब पे एक नियम होना चाहिए, सबको मिलेगी 2-2 बिस्वा जमीन। जिसके पास 2 बिस्वा से ऊपर है, हड़प लो उसकी जमीन, बांट दो गरीबों में। अब आप सोचो विचार अच्छा है कि नहीं है?
तुम्हारे को सैलरी मिलती है 50,000, तुम्हें मिलती है 10,000, नहीं, सबको 10,000 मिलेगी। क्योंकि अगर किसी को 10 से 11 होगा, ये किसी को तो असमानता आ जाएगी। खुद सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? मैं खाता हूं 20 रुपए किलो चावल, प्रियंका खाती है 200 रुपए किलो चावल, नहीं खाएगी। प्रियंका भी 20 रुपए किलो चावल खाएगी। समानता लानी हमें। मैंने पहनी है 500 की शर्ट और प्रियंका ने पहना है 2,000 का कुर्ता, नहीं पहनेगी। प्रियंका भी 500 का ही पहनेगी। ऐसा हो सकता है? सोचिए जरा, ये कैसा विचार है? साम्यवादी विचार ही ये है। समानता लाओ। अब ऐसे कैसे समानता ले आओगे आप? ये तो कहने वाली बातें हैं। मतलब इससे गरीब अमीर का भेद मिट जाएगा। पर ये कहां तक सही है कि अमीरों की सारी प्रॉपर्टी, मान लो मैंने अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी जोड़ी और समानता वाली सरकार आ गई, उसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प के वो गरीबों में बांट दी। ये कौन सी बात हुई? ये अच्छा विचार है कि खराब विचार है? अब एक तरीका से तो आप सोचोगे, अगर आप गरीब हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप अमीर हो तो आपको बहुत खराब लगेगा कि हमने जोड़ा जाड़ा है, पुश्तों की इतनी हमारी संपत्ति है। खुद सोचिए आप, आपको ये विचार कैसा लग रहा है? हाँ भाई, ऑनलाइन बच्चों क्या है ये विचार? तुम पे किसी पे ज्यादा संपत्ति है तो अगर उसे गरीबों में बांट दिया जाए, कोई आपत्ति तो नहीं है। किसी के पास 2 बिस्वा 3 बिस्वा से ज्यादा जमीन है, ज्यादा बड़ा घर है, तो वो फिर बांट दिया जाएगा गरीबों में। ऐसा विचार आया यहां से, ऐसा समानता का विचार रखा गया, पर ये तो प्रैक्टिकली है नहीं। ये कहीं प्रैक्टिकल है? कभी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ये बोलने की बात है कि समाज में भेदभाव नहीं होगा, ये नहीं होगा। भाई सब होता है दुनिया में। किताबों में लिखने वाली बातें कुछ और होती है, एथिक्स के पेपर में कुछ और बातें लिखी जाती है। और कोई इतना ईमानदार नहीं है, और कोई इतना सीधा नहीं है ना? जब जिसको मौका मिलता है, दूसरे का शोषण वो करता ही करता है। किसी ना किसी रूप में तो होता ही होता है शोषण। हम भी करते होंगे और हमारा भी होता होगा। ये तो सामाजिक सच्चाई है। पर झूठे झूठे मन की बातों के लिए वो विचार पढ़ लो, किताबें पढ़ लो ज्यादा, है ना? ये थोड़ा किरण ऐसी भी बातें आ जाती है। इसमें घबराने की बात नहीं है किरण, कोई तुम्हारी संपत्ति नहीं ले रहा है। तो भारत विरोधी योजना ने यहाँ पर इस तरह के काम कर दिया। बाद में क्या हुआ? ये जो कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया गया और एनसी को ने 1994 में फिर से सत्ता संभाली। इसके बाद की अवधि में न केवल नागरिक अशांति देखी गई, क्योंकि सत्ता का संघर्ष हो गया। इतना लंबा दौर रहा नेपाल में, समय के साथ नागरिक अशांति नागरिक विद्रोह में बदल गई। जैसे भारत में है ना कम्युनिस्ट वाले, यही तो है हमारे देश में जो नक्सलवादी हैं, यही तो हमारे देश में माओवादी। उनका विचार क्या है? ये सरकार हमारी जमीन हड़पती है, पूंजीपति को दे देती है, अंबानी को अडानी को। हटाओ सरकार को, मानते ही नहीं सरकार को, लोकतंत्र ही नहीं मानते, चुनाव ही मत कराओ, नहीं चाहिए मैं चुनाव, हम अपना हक छीन के ले लेंगे। ये कैसा विचार है भाई? इसके लिए चाहे तो हमें हिंसा करनी पड़े, नेता को टपकाना है टपका दो, आर्मी को मारना है मारो, तो वो करते हैं। कम्युनिस्ट क्या करते हैं? जब ये राम बहादुर जी सेवा जो कर रहे हैं, कितने सीआईएसएफ के जवान, कितने फोर्सेस के जवान, कई माइंस बिछा दी, कितनी लोग, कितनी शहादत हुई, कितने पुलिस वाले मारे गए, क्योंकि राज्य पे विश्वास नहीं। खतरनाक विचार है जबकि ये, जबकि उनके हिसाब से देखो तो ये देखो कि सरकारें उनकी जमीन हड़प हड़प के, जहां संसाधन है, पेड़ काट दिए, उनकी जमीनें हड़प दी, ए अंबानी अडानी टाटा बिरला इनको दे दी। तो उस हिसाब से देखो तो ये पूंजीपतियों को दे रही है सरकार। तो मेरे हिसाब से तो ना तो एक्सट्रीम पूंजीपति बनना है हमें, और ना हमें एक्सट्रीम समाजवादी बन जाना है। दोनों के बीच में तालमेल रखना है भाई। अगर हम सब कुछ ही जैसे अमेरिका है बिल्कुल पूंजीपति देश, तो गरीब आदमी का क्या होगा? सब कुछ आप पैसों के लिए ही सोचोगे, और अगर आप पैसा ही नहीं कमाने दोगे तो देश में फिर कोई मेहनत ही नहीं करेगा, फिर भाग जाएंगे लोग, जैसे भारत में पहले था। अगर हम ये बोल दें कि भाई तुम इससे ज्यादा पैसा कमाओगे तो तुम्हारी संपत्ति सरकार ले लेगी, तो तुम भारत में रहोगे? तुम बोलोगे यहाँ तो पैसा नहीं कमा, अब तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा भी तो भी तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे, इनोवेशन नहीं करोगे। क्यों किरण? आपको पैसा कमाना आता है तो ये आपकी खूबी है ना। अब कोई इंसान है, हमारे जैसा इंसान है, कोई इतनी उम्र में लाखों रुपया कमा रहा है, तो वो उसका स्किल है ना। अगर हम बोले कि तू कमा रहा है और तेरा हम पैसा हड़प लेंगे। अब जैसे भारत सरकार कुछ हद तक तो कोशिश करती है। ये कौन सा था जो क्रिकेट में लगाते हैं बच्चे, ये क्रिकेट में लोग पैसा जीतते हैं, उसमें 30 लाख रुपया, 1 करोड़ में 30 लाख सरकार ले ले रही है ना। अभी ड्रीम 11 में सरकार ने टैक्स, वो इसका उद्देश्य समझ रहे हो? भारत में टैक्स बहुत लगाते हैं ये। केबीसी में पैसा मिलता है वो भी सरकार ले लेती है।
सरकार जगह जगह से टैक्स लाओ टैक्स, तो फिर दिक्कत कहां आती है? जो इस तरह से काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, वो तब भाग जाते हैं वहां जहां टैक्स कम लगता है, और तभी तो पैसा छुपाते हैं। तो सरकार और जनता दोनों को मिलकर समझना पड़ेगा समाज में किस तरह से चला जाता है, क्योंकि मैं डाल डाल तू पात पात, सरकार तेज जनता भी तेज, जनता तेज सरकार और तेज, एक दूसरे को लगा रहता है मामला। तो यहां पर आप ध्यान रखिए। तो समय के साथ नागरिक अशांति नागरिक विद्रोह में बदल गई और माओवाद में एक वैचारिक मोड़ ले लिया। नेपाल में माओवादी आंदोलन 2005 तक पूरी तरह प्रकट हो गया। 2007 में, तो अब 2006 में समझौता हुआ, जब खत्म ही नहीं हो रहा, हिंसा हो रही है, फिर एक समझौता हुआ और समझौते के तहत ये बोला गया कि नेपाल में कराए जाएंगे चुनाव, चुनाव कराने के बाद नेपाल में बढ़ेगी संविधान सभा। वरना माओवादी कहीं, मैंने बताया, शांति से नहीं आते ताकत में। भारत एकमात्र देश है जहां कम्युनिस्टों को भी चुनाव लड़ना पड़ता है, लड़ते हैं ना चुनाव। अब नेपाल भी उसका उदाहरण। केरल में किसकी सरकार है बताओ? केरल में कौन सी सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से पहले 34 साल किसकी सरकार रही? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी होती है? जो बिल्कुल धर्म नहीं मानती। उसकी अपोजिट पार्टी कौन है? बीजेपी। देख रहे हो भारत का लोकतंत्र? जो बिल्कुल धर्म नहीं मानते वो भी यहां पे है, जो धर्म के नाम पर ही सत्ता में आए वो भी यहां पर है, जो कांग्रेस है जिसको कोई हिसाब ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, वो भी यहां पे है। सब, भारत हमारा महान है, सारी पार्टियां, सारी विचारधारा, सबको जगह है। आओ चुनाव लड़ो सब। जिसने भारत को तोड़ने की बात की वो पंजाब से और जम्मू कश्मीर से, वो भी चुनाव जीत जाते हैं। हमारा महान लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ टिकट भी ऐसे लोगों को मिल जाता है, पॉलिटिकल पार्टी दे भी देती है, और मजे की बात है वो चुनाव जीत भी जाते हैं। यानी जनता भी इतनी महान है यहाँ की कि वो उनको वोट दे देती है। अब अब आप देख लीजिए क्या है हमारा भारत। चलिए, हालांकि 2010 तक संविधान तैयार नहीं था और वो अभी जेल में है, वो सांसद चुन के जेल में बना हुआ है वो, लेकिन इसमें देरी हुई। 2010 में संविधान ये बोला कि चुनाव कराओ, चुनाव कराए इन्होंने 9 में। चुनावों में किसी पार्टी को क्या नहीं मिला? बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी बन के आई कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब इन्होंने कहा कैसे संविधान बनाए, तो जिस पार्टी को, जैसे हमारे यहाँ 1946 में चुनाव हुआ था ना संविधान सभा का, कांग्रेस को ज्यादा सीटें आई थी, उस हिसाब से संविधान सभा बनी, सरकार बनी। यहां हुआ ही नहीं। फिर यहाँ 5 साल बाद दोबारा चुनाव हुए, फिर यहाँ पर सरकार बनाने का प्रयास हुआ, संविधान सभा बनी। तब देखो वो संविधान सभा कब बननी थी? 2009 में। वो करते करते 2013-14 आ गया। 14 में फिर यहाँ पे संविधान सभा बनी, संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। तब जाके इनका 2015 में संविधान आया, जो लेटेस्ट संविधान है नेपाल का। वो कौन सा है? लेकिन उसमें भी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि संविधान में यह था कि जो दक्षिणी राज्य हैं नेपाल का, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, वहां के लोग अपने के लिए अलग मांग कर रहे थे। और वो लोग कौन से हैं? जो यूपी बिहार से सटे हुए हैं। ज्यादातर वो वही लोग हैं जो पहले कभी जो यूपी बिहार के ही लोग थे, वो इनके पूर्वज पूर्वज बस गए होंगे उधर, और वही वही लोग। और वो बोलते हैं, पहाड़ी लोग बोलते हैं ऊपर के, ये जो लोग हैं ये भारत के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इनको अलग राज्य नहीं देना। आबादी ज्यादा है इनकी, अलग राज्य मिल गया तो फिर ये नेपाल की राजनीति को क्या करेंगे? ऊपर से चाइना वाली पार्टी भड़काएगी, और तो बड़ा दिक्कत हो जाती है नेपाल में। कितना शांति प्रिय समझती थी ना अब नेपाल को, नेपाल भी बहुत सारे आंतरिक परेशानियों से जूझ रहा है फिलहाल। भारी देरी के बाद नेपाल में अंततः सितंबर 2015 में एक नया संविधान स्वीकार कर लिया। तो अब नेपाल में 2015 में नया संविधान आ गया, लेकिन उस संविधान में तो मोदी सरकार के, एक्चुअली हमने क्या किया, नेपाल में हो रहा था भारी विरोध प्रदर्शन, तो जो ट्रक व्रक सप्लाई जाते हैं, देखो नेपाल का निचला हिस्सा यूपी बिहार से लगता है, वहीं से ट्रक व्रक जा रहे, वहां भीड़ ही भीड़, आंदोलन ही आंदोलन। कौन कर रहे हैं? मधेसी। वो बोल रहे हैं हमें अलग राज्य दो, अलग राज्य दो। यहां से ट्रक जा नहीं पा रहे, ट्रक नहीं जा रहे हैं तो ऊपर पहाड़ों में सामान नहीं पहुंचेगा, और ऊपर वहां की पार्टियों को मौका मिल गया जो भारत विरोधी है। देखो भारत जानबूझ के सप्लाई हमारी काट दी है, सप्लाई बंद कर दी है, और चीन को भी मौका मिल गया बोलने का। और वो आंदोलन कौन कर रहे थे? जो मधेसी लोग हैं। वो मधेसी वही है जो यूपी बिहार से टच एरिया है। तो पूरा भारत के खिलाफ 2015-16 के बाद तो ऐसा
जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत मदद की थी इनको, हर सरकार मदद करती है। नेपाल में भूकंप आया था, याद होगा 2014 में, काठमांडू पूरा तबाह हो गया था, पूरा नेपाल का। लेकिन अब देखो, कहते हैं ना, आपने किसी के साथ 100 अच्छी बातें की हो लेकिन एक खराब कर दी हो, तो भाई आपने मतलब 100 बातें की हैं और 99 सही है, एक खराब है, तो 99 में पानी फिर जाएगा। याद रखी जाती है कमी, अच्छा ही नहीं। वही हुआ हमारे साथ भी। फिलहाल देखते हैं। अब देखो 2016 के बाद से क्या हुआ। नेपाल समुद्री पारागमन के लिए भारत पर निर्भर है, पारागमन अधिकारियों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर। अब नेपाल में यह भी विचार आ गया है कि भाई हमारी भूगोल का भारत फायदा उठाता है, जब चाहे सामान रोक देता है, हमें प्रभावित करता है। इसका मेन कारण यह है कि हम पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट हैं। और चीन को मौका मिला, चीन ने कहा देखो देखो भारत तुम्हारे को परेशान करता है, हम तुम्हारे यहां रोड पहुंचाएंगे, हम तुम्हारे यहां रेल पहुंचाएंगे। और चीन, आपको पता है, बड़े स्तर पर नेपाल में रोड और रेल पहुंचा रहा है। इसके पीछे चीन का उद्देश्य नेपाल का डेवलपमेंट करना नहीं है, इसके पीछे चीन का उद्देश्य है भारत की सीमा तक पहुंचना। और नेपाल में पहुंचेगा चीन, तो चीन पहुंच जाएगा यूपी बिहार के पास। चलो उत्तराखंड तो है ही, बॉर्डर लगता है, सिक्किम का तो लगता ही है, अरुणाचल का तो लगता ही है, लेकिन बेटे यूपी बिहार, अगर वो नेपाल के अंदर चीन पहुंच रहा है तो चीन यूपी बिहार के पास पहुंच रहा है, और ये हमारे लिए और सिर दर्द हो रहा है। आप देखो कितनी बड़ी, और नेपाल को गुस्सा आ रहा है, नेपाल बोलता है भारत हमें डिक्टेट करता है। तो विदेशी संबंधों को चलाना, ओहो, इसको हम सोचते हैं बस छोटी मोटी बातें, बहुत कठिन काम होता है। आपको संतुलन कैसे बना के रखना है। अब वो शेख हसीना हमारे लिए बड़ी सिरदर्द बन गई है। शेख हसीना को छोड़ो तो दिक्कत, ना छोड़ो तो दिक्कत। शेख हसीना को मांगा जा रहा है, बिल्कुल पता है ना आपको। शेख हसीना का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वो रद्द कर दिया वहां की सरकार ने। अब कितने दिन तक हम शेख हसीना को यहां रखें। और शेख हसीना वहां जाएगी तो आपको पता है उनके ऊपर लगेंगे चार्जेस, और कहीं पता लगा फांसी तक पहुंचा दिया उनको। बहुत सिर, सरकार चलाना बहुत कठिन काम। संविधान निर्माण, मधेसी आंदोलन जो मैंने बताया के दौरान पैदा हुई गलतफहमी ने भारत और नेपाल के बीच संबंधों को पूरा स्वरूप बदल। जो मधेसी आंदोलन मैंने बताया, नेपाल में ऊपर लोगों का मानना था मधेसी आंदोलन को कौन फ्यूल कर रहा है, भारत फ्यूल कर रहा है, भारत फ्यूल कर रहा है। और नेपाल के ना मन में एक बड़ा डर रहता है कि ये मधेसी, कल के दिन नेपाल में ऐसी बात उठ गई जैसे बांग्लादेश में उठ रही है आजकल बात, हिंदुओं के लिए अलग देश, कल के दिन ये मधेसी ये ना बोल दे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि है तो वही लोग यूपी बिहार से टच वाला, पता लगा यूपी और बिहार में शामिल कर दिया, तो उनके मन में डर तो रहता है। तो नेपाल की सरकार बहुत फूक फूक के कदम रखती है, तो उनकी अपनी शंका है, तो वो हमें काउंटर करने के लिए चीन वाला डंडा दिखाते हैं। भारत तब कंट्रोल में रहेगा, और भारत धर्म के माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास करता है। और चीन चाहता है कम्युनिस्ट वाला मामला चले तो धर्म ही नहीं रहेगा, कर लो तब हिंदू 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 कर लो, फिर हिंदू गाय बौद्ध कर लो, तब ये वाला मामला कम होगा। तो ये बड़ा सिरदर्द है, दोनों देश अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, अब वहां पे कुछ पार्टियां करने लगी हैं, कुछ पार्टी एंटी इनके चली गई हैं, वो प्रो हिंदू पार्टीज हैं, और वो बोल रही है नेपाल में राजशाही आए, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। मैं भी भारत बैकडोर से कोई एजेंडा भी चला रहा हूं। ऐसा तो नहीं होगा कि भारत बिल्कुल कुछ नहीं करता होगा नेपाल में, ऐसा सीधा देश तो नहीं है हम भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते ही हैं। गड़बड़ मतलब अब हमारे देश के तो फायदे में है, पर करते तो हैं हम भी, है ना। 2016 में अपनी चीन यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री और श्री ओली और भारत के विशेष समझौते की तर्ज पर चीन के साथ व्यापार और पारगमन समझौते के एजेंडे पर आगे बढ़ने में कामयाब रहे। तो देखो नेपाल के प्रधानमंत्री है जो ओली है ना, ये बड़े चालाक हैं, मतलब अपने देश के लिए तो अच्छे ही होंगे, पर हमारे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये गए कहाँ, चीन की यात्रा में, और चीन के साथ करके आगे समझौता, व्यापार और पारगमन, यानी चीन के, यानी भारत कल के दिन ज्यादा वो करता भी है, संबंध खराब होते हैं, भगवान ना करे हो, टचवुड कभी ना हो, तो चीन के माध्यम से नेपाल का एक्सेस बना रहे, तो भी वो थोड़ा दुष्कर वैसा है, दुश्वारियों वाला। क्यों, कठिन ज्योग्राफी है।
नेपाल सड़कों के अलावा रेलवे नेटवर्क के जरिए भी चीन से जुड़ जाएगा। मैंने बताया ना आपको, ट्रांसमिशन लाइनें दोनों देशों को जोड़ेंगी। यह नेपाल को अतिरिक्त बिजली बेचने के लिए एक बहुत आवश्यक विकल्प प्रदान करता है। रेल और सड़क नेटवर्क नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक विकल्प भी प्रदान करेगा, क्योंकि अभी सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ से ट्रक ना जाए तो नेपाल में तो गाड़ियां चलना बंद हो जाए, इकोनॉमी रुक जाए। तो सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह जो जाते हैं, क्रूड ऑयल जो जाता है यहाँ से, रिफाइंड ऑयल, सब भारत के माध्यम से ही नेपाल पहुंचता है। तो नेपाल ऑप्शन खोज रहा है, और नेपाल गलत नहीं है। हर देश चाहता है कि वो किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर न रहे, उसके पास चॉइस हो। अगर मैं आप ही के ऊपर निर्भर रहूंगा तो फिर मुझे आपके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो ये नेपाल की दृष्टि से सही बात है, लेकिन हमारी दृष्टि से ये है कि भाई ये व्यापार के नाम पे और उसके नाम पे, चलो नेपाल तो इस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है कि व्यापार बढ़े, मित्रता बढ़े, पर कहीं चीन नेपाल को उलझा ना दे, जो हाल उसने श्रीलंका का किया कर्ज के तले, और फिर ये ना हो जाए जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है। बलूचिस्तान में देखा क्या अटैक हुआ, और पाकिस्तान के 102 जवान आर्मी के शहीद हो गए। इतना बड़ा अटैक हो गया पाकिस्तान में, पता भी आपको। और श्रीलंका का हाल तो आप जानते हैं क्या हुआ था, क्या से लोग वहां सड़कों पे आ गए थे। तो फिर हाल ये नेपाल का ना हो, फिर हमारे यहाँ दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है बच्चों। रिश्तों में इस खराब मोड़ के पीछे का कारण तो मैंने आपको बता दिया। जब नेपाल के संविधान की बात आई तो उसमें पता लगा कि भारत का हस्तक्षेप है, ऐसी खबर फैल गई। फिर मधेसियों के मुद्दे पर जो नाकेबंदी हुई, रास्ता रोक दिया गया, वो मुद्दा हो गया। ये सारा मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। सब लिखने वाली बातें नहीं है, दिमाग में रखनी है। नेपाल में राजनेताओं ने नेपाली राष्ट्रवाद और भारत विरोध का सफलतापूर्वक दोहन किया। राष्ट्रवाद की बात उठी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रवाद उठता है तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट राइज हो जाते हैं, वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट राइज हो गए। चीन ने मौके का फायदा उठाया। अतीत में चीन ने पैलेस के साथ संबंध बनाए रखा, तथा उसकी चिंताएं मुख्य रूप से तिब्बती शरणार्थी समुदाय पर नजर रखने की थी। यहां पर पैलेस का मतलब है किंग, किंग के साथ संबंध बनाए। और किंग चीन पर क्यों विश्वास करेगा? क्योंकि चीन है वन पार्टी सिस्टम। चीन कौन है? वन पार्टी सिस्टम। और इंडिया है डेमोक्रेसी। नेपाल को यह भी डर लगता था जब राजशाही थी, पैलेस था, पैलेस मतलब महल, कि अगर भारत का प्रभाव बढ़ेगा तो कई नेपाल में भी लोकतंत्र की हवा मजबूत ना हो जाए। और लोकतंत्र की हवा मजबूत होगी तो राजशाही तो जाएगी ही जाएगी। तो ये सारी बातें ध्यान रखें। अब जब, और देखो तिब्बत शरणार्थी, क्योंकि नेपाल में भी भागे थे ना तिब्बत के लोग, तो चीन चाहता है कि उनका कंट्रोल रहे नेपाल पे, ताकि वो तिब्बतियों की नजर, हरकतों पर नजर रखेगा। अब भारत में भी है तिब्बती, उन पे तो नजर नहीं रख पाता, और भारत ने तो उसकी दुखती रग भी पकड़ी हुई है, दलाई लामा भी भारत में है, तो वो बड़ा सशंकित रहता है। अब जब राजशाही खत्म हो गई है तो चीन ने अपना ध्यान राजनीतिक दलों के साथ, तो पहले चीन राजा के साथ था करीब, अब चीन किसके साथ आ गया? राजनीतिक दलों के साथ, जो कम्युनिस्ट वाले हैं, और वहां की सेना और सशस्त्र पुलिस बल जैसी संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो चीन हमेशा यही करता है। अब चीन की विदेश नीति अधिक मुखर है, और चीन नेपाल को अपने लगातार बढ़ते पश्चिम से एक महत्वपूर्ण तत्व मानता है। तो अब आप देखिए चीन का जैसे जैसे दखल बढ़ेगा, तभी ये मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं। आप लोग अखबार पढ़ते नहीं है तो आप विदेश नीति समझेंगे क्या? आपको मैंने बोला, ये आप नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान पढ़िए कल का। नेपाल के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि भारत व चीन के साथ संतुलित मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है नेपाल, यानी कि वो मैत्रीपूर्ण, दोनों के साथ अच्छे संबंध। क्योंकि ये जो पीएम है, इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये तो ओली ओली है अभी, और यहां भी ओली दिख रहा है आपको, ये ओली जो है ये ओली प्रो चाइना है, ऐसे आरोप लगते हैं। अब बच्चों ये वाला फोटो ले लो, क्योंकि ये आप घर में नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए नेपाल का महत्व हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी फोटो लो, इसको नोट्स में आपको लिखना है। समझा मैंने दिया है, आप पढ़ लेना एक बार, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। भारत के लिए नेपाल का महत्व है सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा। सामरिक कल बता दिया था मैंने, सुरक्षा की दृष्टि से आप देख रहे हैं, है ना, वहां से बहुत सारी नदियां भी भारत में आती हैं, प्राकृतिक संसाधन है, तमाम चीजें। आर्थिक रूप से आप समझ रहे हैं दोनों देशों के बीच में क्या है, ट्रेड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसे आपने नाम सुना है, इनको पढ़ के आना भाई। सार्क का सदस्य है, बिम्स्टेक और बीबीआईएन। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बीच में बात चल रही थी इन चारों के बीच को इनको रोड से कनेक्ट कर दिया जाए।
BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन सब में है। इसके अलावा नेपाल भी नैम का सदस्य है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कई जगहों में हमें जुड़ता है। तो ये तीनों नोट करो, सार्क, बिम्स्टेक और BBIN, इसके मेंबर देखना, साइड में नोट करो, कॉपी नोट्स के ऊपर साइड स्टार पॉइंट में बना दो। नेपाल, मतलब नेपाल कहां का दिख रहा है आपको? एक तो सार्क में दिख रहा है, एक बिम्स्टेक में दिख रहा है, क्योंकि नेपाल के पास समुद्र नहीं है ना, भूटान के पास भी नहीं है। तो नेपाल, भूटान, भारत और बांग्लादेश साथ आ जाएंगे, तो बांग्लादेश और भारत में दोनों पे समुद्र है, उनको भी एक्सेस मिलेगा। लेकिन अब देखो गड़बड़ तो सारा हो गया है, सारा पानी फिर गया है। क्यों? बांग्लादेश में सरकार बदल गई, नेपाल में ओली जी आ गए, और भूटान भूटान बचा। तो अब क्या करें? भूटान के ऊपर भी चीन डोरी डाल रहा है। बहुत चैलेंज है मतलब इस समय हमारी विदेश नीति के सामने। कनेक्टिविटी की बात चल रही है, देखो भारत, नेपाल, बांग्लादेश सबको जोड़ने का जो ये BBIN आ गया ना, BBIN, आगे देखिए नेपाल के लिए भारत का महत्व, फटाफट खींचो फटाफट। नेपाल के लिए भारत का महत्व, नेपाल का 66% से ज्यादा ट्रेड किसके साथ होता है? इंडिया के साथ होता है। अब नेपाल में जल विद्युत हो गया, ट्रांसमिशन लाइनें हो गई, सड़क हो गई, रेल हो गई। एक नक्शा है ऑनलाइन में, आपको कल दिखाऊंगा, जिसमें ये पता लगता है कि नेपाल में 8 हाईवे जो इंडिया से नेपाल को जोड़ रहे हैं, उनमें भारत ने बहुत पैसा खर्च किया है, नेपाल को हेल्प किया है। पैसा वैसा हर तरह से हम नेपाल को देते हैं। नेपाल में बिजली बनाने की बहुत क्षमता है, पर नेपाल के पास पैसा नहीं है। बहुत नदियां नेपाल की जो यूपी बिहार आती हैं, पहाड़ी क्षेत्र, पर नेपाल के पास पैसा नहीं है। भूटान के पास भी ऐसी क्षमता है, भूटान को हमने पैसा दिया, भूटान ने बांध बनाया, और उस बांध से भूटान हमें बिजली भी बेचता है और पैसा कमाता है। हम नेपाल में भी ऐसा चाहते हैं, पर कुछ मामलों में सहमति बनती है, कुछ मामलों में कुछ अविश्वास हो जाता है। तो भारत प्रयास तो कर रहा है कि उस चीज का, नेपाल की क्षमता का प्रयोग किया जाए, हमें भी लाभ मिलेगा, नेपाल को भी लाभ मिलेगा। अब देखो, आधारभूत संरचना हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, ये आप पढ़ लेना अपने आप, में आपको भेज दूंगा। रक्षा हो गया, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इसको ध्यान रखना है। आपको वन लाइनर में आता है, 2011 से हर साल भारत नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी सैन्य एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण, ये ध्यान रखना है। नेपाल का और भारत का मिलिट्री, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। और इसके अलावा भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों में भर्ती करके बनाई गई है। तो ये जो गोरखा रेजिमेंट है, इसमें भी आप देख रहे हो 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवारत हैं। तो आप ये देखिए नेपाल का हमारा कितना ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, इतनी सारी एक दूसरे की दिक्कतों के बावजूद। और एक दूसरे के जो सेना प्रमुख होते हैं, जैसे हमारे यहाँ का सेना प्रमुख और नेपाल के, तो एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो वहां के सेना प्रमुख यहाँ आते हैं, यहाँ के वहां जाते हैं, दोनों को एकदम प्रकार से जो प्रोटोकॉल है, जो सम्मान मिलता है, जो ऑनर मिलता है, वो बराबर मिलता है, और जनरल की रैंक दी गई है, एक्सचेंज की गई है एक दोनों देशों के बीच। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय देखो, लगभग 6,000 भारतीय नेपाल में रह, 6 लाख, 6 लाख भारतीय, वही लोग नहीं रहते यहाँ, भारत के लोग भी वहां रहते हैं। ऐसा मत समझना बस इसमें फायदा नेपाली नेपाल का है, भारत के लोग भी वहां ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं, वहां के लोग भी यहाँ रहते हैं, दोनों देशों के बीच में। और पशुपतिनाथ मंदिर मैंने आपको बता दिया, भारत के पुरी और रामेश्वरम मंदिरों के बीच में साधारण विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी कि इनको लेकर, कुछ शहरों को लेकर तो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट भी हुआ है। और इनका विषय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेपाल गए थे, तो पशुपतिनाथ मंदिर में अपनी प्रेयर्स ऑफर करने गए थे। लुम्बिनी, कुशीनगर, पावापुरी, इन सबको जोड़ने का, सारनाथ, इन सबको जोड़ने का प्रयास भी चल रहा है, ताकि कल के दिन साउथ ईस्ट एशिया से या दुनिया के अन्य देशों से जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट आएंगे, तो वो लुम्बिनी भी जाएंगे, फिर वो सारनाथ भी आएंगे। लुम्बिनी थी नेपाल में, सारनाथ भारत में, तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दो देश अलग हैं, दोनों पैसा कमाएंगे, दोनों में टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म। और भारत के बहुत लोग जाते हैं टूरिस्ट बन के नेपाल में, बहुत अच्छी अच्छी जगह है ना। और नेपाल सबसे ज्यादा पैसा किससे कमाता है? टूरिज्म से कमाता है। नेपाल हर साल माउंट एवरेस्ट में दुनिया भर के पर्वतारोही जाते हैं, कितना पैसा कमाता है नेपाल? उससे बहुत पैसा कमाता है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बेटा समझ लीजिए, वरना सीधा आपको नेपाल भेज दूंगा मैं। लास्ट, भारत ने काठमांडू, वाराणसी, अब ये होता है सिस्टर सिटी एग्रीमेंट। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भारत के वहीं पे है ये पशुपतिनाथ, भारत का वाराणसी।
दोनों सांस्कृतिक धार्मिक शहर है, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, जैसे क्योटो और वाराणसी का भी है, दोनों को एक तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा लुम्बिनी और बोध गया, ये दोनों हिंदू धर्म से जुड़े हैं, दोनों बौद्ध धर्म से जुड़े। इसके अलावा जनकपुर और अयोध्या, भगवान राम, और देखो भगवान शिव, शिव की नगरी काठमांडू, शिव की नगरी वाराणसी। नोट करने वाली बात है, लुम्बिनी बोध गया भगवान बुद्ध की नगरी, जनकपुर राम जी का ससुराल, और अयोध्या राम जी का घर, सीता जी का ससुराल। दोनों के बीच में सिस्टर एग्रीमेंट, यानी ये दोनों शहर डेवलप हो तो बच्चा कोई घूमने जाएगा, टूरिस्ट जाएंगे तो थोड़ा रामायण के बारे में जानना है, भगवान राम के स्थलों में जाना है। तो अब तो राम मंदिर कितना तगड़ा बन गया, देखो दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे, तो वो जो टूरिस्ट अयोध्या जाएंगे तो वो एक बार जनकपुर भी जाएं, तो नेपाल का भी फायदा, हमारा भी फायदा, चांदी ही चांदी। लेकिन वो चीन जो है, वो चीन को ये पसंद नहीं आएगा, तो ये भी एक बड़ी बात। तो सहयोग के क्षेत्र ये चल रहे हैं हमारे, ये सारे आपको ध्यान दें। आर्थिक या रक्षा कल बता दिया था आपको। संबंधों में चुनौतियां, अब ये चुनौतियां मैंने आपको ज्योग्राफी में समझाई थी। काला पानी विवाद एक चुनौती, और एक सुस्ता विवाद। सुस्ता नोट कर लो कॉपी में, नक्शे में ढूंढना है सुस्ता, पश्चिम चंपारण जिला बिहार। सुस्ता को लेकर भी विवाद है। क्या विवाद है वो कल बताऊंगा, ठीक है। वैसे यहां पे लिखा है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। अब टाइम हो गया ना पॉलिटी की क्लास का, फटाफट बंद करो इसको। और ये है लास्ट आगे की राह, आगे हम कैसे बढ़ेंगे। चलिए 2 मिनट के अंदर पढ़ लीजिए इसको। पीडीएफ मैं भेज दूंगा आज शाम तक, कोशिश करूंगा। और आप इसको पीडीएफ से पढ़ना है, नोट सब कुछ नहीं करना है, दिमाग में रखनी है बातें। लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है, आगे की राह, आगे क्या कर सकते हैं, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अभी वर्तमान विवाद क्या है, सहयोग के क्षेत्र क्या है। अब मैं आपको 150 नंबर का या 250 नंबर का क्वेश्चन दूंगा, तो बढ़िया आंसर तैयार करना भाई, ठीक है। कंटेंट आपको मिल जाएगा। इस सप्ताह आपको एक बहुत बढ़िया आंसर तैयार करना है भारत नेपाल के संबंधों के ऊपर, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या समस्याएं थी, क्या समाधान हो सकते हैं, और किस तरह से हम दोनों देश आपस में आगे बढ़ सकते। 10 मिनट पश्चात भारतीय संविधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, संसदीय कार्रवाई के साधन। तो लेट ना हो, 10-11 मिनट बाद जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊंगा, आप तुरंत लोग पहुंच जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।